गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट टाइम पे हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के विषय में। सबसे पहली बात जो मैंने कोशिका झिल्ली के विषय में आपको बताई थी कि ये ऐसी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समान होती है। थोड़ा सा जो अंतर आ रहा था वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आ रहा था, जो कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोटिक में था। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ ली थी कि इसको समझने के लिए हमने एक मॉडल पढ़ा था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में 1972 में दिया गया। जिसके तहत हमने ये पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन में 4 चीज़ें हमने पढ़ी। एक पढ़ा हमने वसा, प्रोटीन, शर्करा और चौथा जो था जल था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मुख्य रूप से जो होते हैं वसा और प्रोटीन होते हैं, जिनका प्रतिशत मैंने बताया था 20 से 70% होता है। शर्करा जो है 1 से 4% होता है और जल जो है वो 20% होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि अलग अलग कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन का प्रतिशत जो है वो बदलता रहता है। जैसे आरबीसी की झिल्ली में मैंने बताया था कि जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो 52% होता है, जबकि वसा का प्रतिशत जो था वो कितना था? 40% था। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ी थी कि जो वसा होती है कोशिका झिल्ली में द्विपरत के रूप में होती है, जिसमें एक ध्रुवीय सिरा और एक अध्रुवीय सिरा भी होता है। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ ली थी कि जो मुख्य वसा होती है वो कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड्स होती है, ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोटिक में होता है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल की जगह जो होता है वो होपेनॉइड्स होते हैं। इसके अलावा परिधीय प्रोटीन और आधारीय प्रोटीन मैंने बताया था, जिन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है वो परिधीय प्रोटीन थे, जिन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता वो आंतरिक क्या थे? प्रोटीन थे। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली में जो शर्करा थी वो मैंने बताई थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे ही पाई जाती है, अंदर की ओर नहीं पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा शर्करा जो होगी अगर प्रोटीन से जुड़ी हुई है तो ग्लूकोप्रोटीन कहलाएगी, अगर जुड़ी है लिपिड से तो ग्लूकोलिपिड कहलाएगी। अच्छा, इसके अलावा शर्करा का जो कार्य था, एक कोशिका दूसरी कोशिका जो पहचानती है वो शर्करा समूह से पहचानती है, और जब जुड़ती है तो भी शर्करा समूह इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम प्लाज्मा झिल्ली के लक्षण के विषय में। ठीक है। लास्ट जो हमने प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के लक्षण हम पढ़ रहे थे, प्लाज्मा झिल्ली या फिर आप कोशिका झिल्ली भी लिख सकते हो के लक्षण, लास्ट ये पढ़ा था हमने। और इसमें भी मैंने पहला पॉइंट बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली जो है इसकी संरचना कैसी थी? असममित संरचना थी। और असममित संरचना मैंने बताई थी कि किस वजह से यह असममित संरचना होती है, असमान क्यों होती है? क्योंकि इसकी बाहर की तरफ की संरचना और अंदर की तरफ की संरचना जो है वो पृथक होती है। ठीक है। अब देखिए इसी में सेकंड पॉइंट, असममित संरचना होती है, ये बात हमने याद रख ली और ये समझ भी ली थी। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए कि जो प्लाज्मा झिल्ली की तरलता है, प्लाज्मा झिल्ली की तरलता का नियमन, नियमन मतलब रेगुलेशन का नियमन 2 कारकों पर निर्भर होता है। 2 कारकों पर निर्भर होता है। यानी कोई प्लाज्मा झिल्ली में तरलता कितनी होगी, प्लाज्मा झिल्ली में तरलता कितनी होगी, ये कितने फैक्टर पर निर्भर करता है? 2। ठीक है। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? पहला जो है वो तो है वसीय अम्ल, पहला है वसीय अम्ल और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल हमें पता है कि ये केवल होता है किसमें? यूकैरियोट्स में या यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कितनी तरल है, इसमें 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो है वसीय अम्ल और एक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो केवल किसके संबंध में होगा? यूकैरियोटिक सेल के संबंध में। प्रोकैरियोटिक में इसका रोल नहीं होगा क्योंकि ये उसमें अनुपस्थित होता है। अब जो वसीय अम्ल है वो किस प्रकार से, यानी मेन फैक्टर जो हो गया वो वसीय अम्ल हो गया दोनों कोशिकाओं के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है ही नहीं। तो ऐसे में वसीय अम्ल वाला फैक्टर जो हो गया वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब वसीय अम्ल का प्लाज्मा झिल्ली की तरलता से क्या संबंध है, इस विषय में थोड़ा सा हम देखते हैं। वसीय अम्ल को जब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए वसीय अम्ल का प्लाज्मा झिल्ली की तरलता में क्या योगदान है, किस प्रकार से नियमन करता होगा, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। जो वसीय अम्ल है, मैंने आपको बताया था कि वसीय अम्ल में 2 टाइप के अम्ल बताए थे मैंने, संतृप्त और असंतृप्त।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिनमें मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड होगा तो तब सैचुरेटेड वाले होते हैं, डबल ट्रिपल वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको और लिखाया था उसमें, अगर आपको ध्यान हो, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में या मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया था कि ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा किसका होता है, वो होता है संतृप्त का। किसका होता है, संतृप्त का। ये वाला पॉइंट मैंने लिखाया, आप पीछे नोट्स में देखना, तो संतृप्त जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये पॉइंट मैंने लिखाया था। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि इतनी बात हमें पता है कि वसीय अम्ल में मेल्टिंग पॉइंट कम किसका है, अगर ज़्यादा संतृप्त का है तो कम किसका होता होगा, असंतृप्त का। असंतृप्त जो है इनका क्या होता होगा, कम होता होगा। इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है। असंतृप्त वालों का क्या होता होगा, कम होता होगा। असंतृप्त का क्या होता होगा, कम होता होगा। अनसैचुरेटेड वालों का कम होता होगा जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका, सैचुरेटेड वालों का। कम का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर में जो सामान्य तापमान कमरे का होता है उस पर तरल अवस्था में पहले कौन आएगा, संतृप्त या असंतृप्त। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा पहले तरल अवस्था में वो आएगा, यानी ज़्यादा तरल कौन होते होंगे, ज़्यादा तरल कौन होगा, संतृप्त या असंतृप्त। तो ज़्यादा तरल हमें पता लग रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिसका गलनांक कम होगा, वो ज़्यादा तरल होगा, यानी ज़्यादा तरल जो है वो असंतृप्त होता है। इसका मतलब यह है कि वसीय अम्ल में असंतृप्तता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना क्या होगा, तरल। और वही वसीय अम्ल किसके अंदर मिल रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली में। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लाज्मा झिल्ली में वसीय अम्ल जितने ज़्यादा असंतृप्त होंगे उसकी तरलता उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा संतृप्त होंगे उसकी तरलता उतनी कम होगी। यानी कि हम एक चीज़ इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ से जो निकला वो हम ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की तरलता ये प्रोपोर्शनल हो गई किसके, असंतृप्तता के। असंतृप्तता किसकी, असंतृप्तता वसीय अम्ल की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि प्लाज्मा झिल्ली की तरलता जो हो गई वो किसके समानुपाती हो गई है, असंतृप्तता की। वसीय अम्ल जितने ज़्यादा असंतृप्त होंगे प्लाज्मा झिल्ली में उतनी अधिक क्या होगी, तरलता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई इसके बेस पे। और कोलेस्ट्रॉल में कोई खास नहीं है, कोलेस्ट्रॉल में केवल क्योंकि ये किसमें, यूकारियोटिक में, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये बात आपको याद रखनी है। कारक दोनों याद रखने, प्लाज्मा झिल्ली की तरलता का नियमन कौन करते हैं, वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब देखिए इससे आगे की चीज़, इससे आगे की चीज़ को हम देखते हैं। ये पॉइंट भी हो गया, प्लाज्मा झिल्ली के विषय में ही बता रहा हूँ मैं अभी आगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैं इसमें बता रहा हूँ, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और वसा की गति के विषय में। क्या बता रहा हूँ मैं, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा की गति। क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो उसमें तरल है, जल की मात्रा भी है। तो जल की मात्रा जब है तो जो हमने पढ़ा था इसमें तैरता हुआ रहता होगा, वसा वगैरह जो होती होगी तैरती रहती होगी, यानी इसमें वसा और प्रोटीन में क्या होती होगी, गति होती होगी। तो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और वसा में किस प्रकार की गति होती है उनके विषय में देखते हैं। इंपॉर्टेंट सा है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और वसा की गति में मेनली ये माना जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और वसा इनकी दो प्रकार की गतियां देखने को मिलती हैं। पहली गति जो है इसे बोलते हैं पार्श्व विसरण, या इसे इंग्लिश में बोलेंगे लैटरल डिफ्यूजन। लैटरल डिफ्यूजन, पार्श्व विसरण। ठीक है, और दूसरी यहां पे लिख देता हूं मैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप गति लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप गति, और दूसरी जो थी वो पहली कौन सी है, पार्श्व विसरण और फ्लिप फ्लॉप गति। ये दो गतियां देखने को मिलती हैं। अब ये दोनों क्या होती हैं, पहले मैं पार्श्व विसरण की बात कर रहा हूं। पार्श्व विसरण को आप किस प्रकार से समझ सकते हो, लैटरल डिफ्यूजन क्या होता है, जिस प्रकार से आपको पता है कि कार होती है, और कार जो होती है, मोटर कार जो होती है, कार में क्या होते हैं, वाइपर लगे होते हैं आगे।
ठीक है। साफ करने के लिए क्या होते हैं, वाइपर। और वाइपर किस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रकार से लेफ्ट राइट इस प्रकार से क्या करते हैं, वाइपर काम करते हैं। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जैसे कार में क्या करते हैं, कार के वाइपर काम करते हैं, उसी प्रकार से अगर ये कोशिका झिल्ली है तो इसमें इस प्रकार की गति हो, लेफ्ट राइट सॉरी, लेफ्ट राइट जो गति हो कोशिका झिल्ली में, तो इस प्रकार की गति को ही क्या कहते हैं, पार्श्व विसरण। पार्श्व विसरण, लेटरल डिफ्यूजन को याद रखने के लिए आपको यही एग्जांपल याद रखना है, जैसे कार में क्या होते हैं, वाइपर होते हैं। उसी प्रकार की गति जो हो गई वो क्या हो गई है, वही गति क्या कहलाती है, पार्श्व विसरण कहलाती है। यानी मैं इसमें लिख सकता हूं कि एक पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली में वसा एवं प्रोटीन, वसा एवं प्रोटीन दोनों पार्श्व विसरण गति दर्शाते हैं। और ये क्या है, यहां पे आप लिख देना एग्जाम्पल के तौर पर, कार के वाइपर जैसी। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि किस प्रकार की गति है। अब दोबारा ध्यान से देखिए आप, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिखी। मैंने ये लिखा कि प्लाज्मा झिल्ली में वसा और प्रोटीन दोनों, वसा और प्रोटीन दोनों पार्श्व विसरण गति दर्शाते हैं। और पार्श्व विसरण क्या है, वही लेफ्ट राइट वाली गति, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाई कि ये लेफ्ट राइट इस प्रकार की गति अगर कोशिका झिल्ली में दिख रही है, जिस प्रकार से क्या होता है, कार के वाइपर की गति होती है। ये तो हो गई कौन सी, पार्श्व विसरण। अब ये कौन सी है फिर, फ्लिप फ्लॉप गति किसे कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप गति को भी आप समझिए, देखिए फ्लिप फ्लॉप गति को भी मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लिप फ्लॉप गति क्या होती है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वसा की 2 लेयर बना रहा हूँ। जैसे कोशिका झिल्ली में आपको पता है कि द्विपरत के रूप में होती है, इनको मैं अलग दर्शा रहा हूँ। दूसरी परत के जो हैं उनको मैं इस ढंग से दर्शा देता हूँ ताकि दूसरी परत के अलग पहचाने जाएं कि ये वसा के अणु हैं जो दूसरी परत में है। ठीक है, ऐसे उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ से अगर क्या करें, ये वाला जो वसा का एक अणु दूसरी परत का, ये पहली परत में चले जाए, यानी ये इस प्रकार से हो जाए कि एक तो चला गया नीचे वाली परत से ऊपर, और बाकी जो है उन्हें सेम बना दो आप। देखिए इसे फ्लिप फ्लॉप गति किसे कहते हैं कि वसा की जो 2 परत हैं कोशिका झिल्ली में, तो दूसरी परत से एक अणु जो है, ये जो देखने को आपको मिल रहा है, ये आ गया ऊपर, और यहाँ पहली परत का अणु आ गया यहाँ पे क्या, नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो गति है जिसमें कि क्या होते हैं, वसा की द्विपरतों में अणु जो है आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में इनका स्थानांतरण हो जाता है। इस गति को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप गति कहते हैं। लेकिन ये केवल किस में होता है, वसा में, ना कि प्रोटीन में। क्योंकि प्रोटीन में जो होती है 2 परत नहीं होती, 2 परत नहीं होती। 2 प्रकार बताए थे मैंने जरूर कि परिधीय प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन होता है, लेकिन 2 परतें नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली गति जो है फ्लिप फ्लॉप गति, ये दर्शाएगा कौन, केवल कौन, वसा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि प्लाज्मा झिल्ली में वसा फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाती है। यहां से क्वेश्चन आपसे इस टाइप का बन सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन निम्न में से कौन सी गति को नहीं दर्शाती है, तो आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप गति। ये प्रोटीन नहीं दर्शा रहा, बल्कि केवल कौन दर्शा रहा है, वसा।
जबकि वसा एवं प्रोटीन दोनों कौन सी गति दर्शा रहे हैं, पार्श्व विसरण या लैटरल डिफ्यूजन। क्वेश्चन का टाइप ये भी हो सकता है कि आपको दोनों का नाम पूछे कि इन दोनों जो है वो कौन सी गति दर्शाते हैं। तो दोनों अगर साथ में पूछ रहा है तो कौन सा आंसर होना चाहिए, लैटरल डिफ्यूजन यानी पार्श्व विसरण, क्योंकि ये दोनों दर्शाते हैं। जबकि फ्लिप फ्लॉप गति इस प्रकार की गति है और इस प्रकार की गति केवल कौन दर्शाता है, केवल वसा, क्योंकि वो द्विपरत के रूप में होती है। प्रोटीन में द्विपरत नहीं होते बल्कि दो प्रकार जरूर होते हैं लेकिन द्विपरत नहीं होती है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ये मैंने क्या बताया आपको, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा की गति कौन कौन सी, दो, लैटरल डिफ्यूजन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये इतनी बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, ये दोनों बातें आप समझ। फ्लिप फ्लॉप भी बिल्कुल सिंपल सा है। कभी आपसे वो ये पूछ सकता है केवल कि फ्लिप फ्लॉप जो थ्योरी है या फ्लिप फ्लॉप गति है जो, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो आपको याद रखना ये प्लाज्मा झिल्ली में वसा की गति से संबंधित चीज़ है जो फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ पे पढ़ा। अब इससे आगे की थ्योरी को आप समझिए। अब मैं इसके बाद जो बता रहा हूँ प्लाज्मा झिल्ली के कार्य के विषय में बात कर रहा हूँ कि इसका काम क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शन क्या है उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के जो फंक्शन है इनमें पहला पॉइंट जो आएगा इंपॉर्टेंट सा, ठीक है, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के हर कोशिकांग के ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली के पहला कार्य जो आएगा इंपॉर्टेंट सा है, हम लिखेंगे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि प्लाज्मा झिल्ली इस प्रकार की झिल्ली है जो कि सभी पदार्थों को अंदर नहीं आने देगी और सभी पदार्थों को अंदर से बाहर भी नहीं जाने देगी। यानी कि कुछ ही पदार्थों को ये क्या करने देगी, अंदर प्रवेश करने देगी और कुछ ही पदार्थों को ये बाहर जाने देगी। इसलिए माना जाता है कि चयनात्मक जो है, चयनात्मक का मतलब जो हो गया वो क्या हो गया, सिलेक्टिविटी प्रीमेबल। ठीक है, सिलेक्टिविटी प्रीमेबल का मतलब हो गया कि सिलेक्टिव चीज़ों को क्या ले रही है, अंदर ले रही है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने दे रही है। कोशिका के लिए जो जरूरतमंद चीज़ें हैं उनको ये अंदर आने दे रही है और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको क्या करने दे रही है, बाहर देने जा रही है। इसलिए सिलेक्टिव इसका दृष्टिकोण है, यानी ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। हर किसी के लिए ये पारगम्य नहीं है। तो ये झिल्ली का क्या हो गया, विशिष्ट लक्षण हो गया। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक चीज़ कि झिल्ली केवल कुछ विशिष्ट विलय अणु के लिए पारगम्य होती है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है जो हर किसी को अंदर नहीं आने देगी बल्कि कुछ विशिष्ट विलय अणु के लिए क्या होगी, पारगम्य होगी। अब एक क्वेश्चन समझिए, यहां से आप इतनी बात तो लगभग सबको पता रहती है कि चयनात्मक पारगम्य क्या होता है। यहां से एक क्वेश्चन समझिए आप, जैसे कि माना बात ये मैंने क्या मान ली है, प्लाज्मा झिल्ली मान ली। क्वेश्चन में ऑप्शन जो है ये है, एक सोडियम आयन है, दूसरा ग्लूकोज है और तीसरा जो है वो दे दिया मैंने जैसे बेंजीन। ये ऑप्शन दिए मैं, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना आपको, कि इनमें से कौन आसानी से प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश कर लेगा। इनमें से कौन है जो प्लाज्मा झिल्ली में आसानी से भीतर और अंदर प्रवेश कर सकता है, यानी जो अंदर और बाहर आसानी से प्रवेश कर सकता है। इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन होगा, सोडियम आयन होगा, ग्लूकोज होगा या फिर बेंजीन होगा। तो इनमें से अगर आपको आंसर बताने के लिए बोले कि कौन आसानी से कोशिका झिल्ली के भीतर प्रवेश और बाहर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि एक चीज आती है साइंस में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, एक कथन आता है, एक स्टेटमेंट, लाइक डिसॉल्व्स
लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हो जाता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है जो जैसा है वैसे को घोलेगा, जो जैसा है वैसे को घोलेगा, जो जैसा है वैसे को घोलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पे क्या रोल है इस क्वेश्चन को सही करने में? देखिए, अब जैसे कि हमने ये पढ़ा कि इसमें वसा होती है, और वसा जो होती है इसके दो सिरे होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय सिरा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन और वसाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया है, ग्लूकोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इस टाइप की वसाएं होती हैं। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में जो अध्रुवीय होगा वो लिपिड वाला पार्ट होगा, जिसमें फैटी वसीय अम्ल होंगे, ठीक है, ग्लिसरॉल हो सकता है, वसीय अम्ल हो सकते हैं, ये तो आ जाएगा किसमें? लिपिड पार्ट में। और नॉन लिपिड पार्ट जो होता है, नॉन लिपिड पार्ट जो होता है उसमें फॉस्फेट समूह नाइट्रोजन यौगिक होंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट और नाइट्रोजन यौगिक की मात्रा बहुत कम होती है, और जो ये फॉस्फेट और नाइट्रोजन यौगिक है यही इसका क्या है? ध्रुवीय भाग है। लिपिड तो क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। तो इसमें जो फॉस्फेट समूह हो गया वो कैसा हो गया है? वो ध्रुवीय हो गया, लेकिन ध्रुवीय भाग बहुत कम होता है। ज्यादातर भाग जो होता है कोशिका झिल्ली में वो कैसा होता है? अध्रुवीय, क्योंकि वसीय अम्लों की अधिकता होती है, फॉस्फेट समूह वगैरह क्या होते हैं? कम। यानी मेनली जो गुण दिखाएगी कोशिका झिल्ली वो कैसा गुण दिखाएगी? अध्रुवीय। कैसा गुण दिखाएगी? अध्रुवीय। भले ही इसमें ध्रुवीय पार्ट भी है, फॉस्फेट समूह वगैरह, लेकिन वो उसकी तुलना में बहुत कम है। अध्रुवीय भाग जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वसीय अम्ल वगैरह होते हैं, तो अध्रुवीय भाग ज्यादा है। अब इसमें देखिए, जो ये है सोडियम आयन, ये ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है ग्लूकोज, और बेंजीन जो है ये अध्रुवीय है। अभी हमने देखा लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे को घोलेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें आसानी से प्रवेश जो होगा कोशिका झिल्ली में वो किसका होगा? बेंजीन का, क्योंकि कोशिका झिल्ली की ओवरऑल प्रकृति जो आ रही है वो अध्रुवीय आ रही है, और इनमें से अध्रुवीय जो है वो कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन जो होगा वो सबसे आसानी से प्रवेश अंदर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। अब इसका मतलब तो ये होना चाहिए फिर कि ये दोनों प्रवेश ही नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रवेश करेंगे, लेकिन किसकी सहायता से करेंगे? वाहक प्रोटीन। जो प्रोटीन होगा उसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन आसानी से आ जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मैंने बताने की कोशिश की चयनात्मक में। यानी नोट बना के मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, जो मैंने बात बताई वो नोट बना के मैं आपको यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, जो बात अभी बताई मैंने। यानी कि नोट बना के हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अध्रुवीय यौगिक, नॉन पोलर जो है, अध्रुवीय यौगिक झिल्ली में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अध्रुवीय यौगिक जो होंगे ये क्या करेंगे? झिल्ली में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, या आसानी से ये क्या करते हैं? विसरण दर्शाते हैं। आसानी से प्रवेश या आसानी से हम ये लिख सकते हैं इसे विसरण दर्शाते हैं, विसरण, ठीक है। अच्छा, और इसी नोट में जो होगा सेकंड पॉइंट जो होगा उसमें लिखेंगे ध्रुवीय यौगिक गति हेतु, ध्रुवीय यौगिक गति हेतु वाहक प्रोटीन की सहायता लेते हैं, वाहक प्रोटीन की सहायता लेते हैं, वाहक प्रोटीन की सहायता लेते हैं, ठीक हो गया। ज़्यादा जल्दी जो प्रवेश करेगा वो कौन सा वाला होगा? वो अध्रुवीय होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो प्रकृति है कोशिका झिल्ली की वो कैसी है? अध्रुवीय है, ठीक हो गया। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। ये आप पहला पॉइंट समझ गए कि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। पॉइंट तो इतना ही था कि झिल्ली केवल विशिष्ट विलय अणुओं के लिए पारगम्य होगी। किन के लिए ज़्यादा होगी? तो मैंने ये एग्जाम्पल से बता दिया। अध्रुवीय यौगिक आसानी से प्रवेश करेंगे, ध्रुवीय भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी उन्हें? वाहक प्रोटीन की, ठीक हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ गए, ठीक है। ये आपको याद भी रहेगा हमेशा, और इन दो पॉइंटों को भी आप एग्जाम्पल से फिर याद रख लोगे।
देखिए थोड़ा इससे आगे की बात कर रहा हूँ मैं, प्लाज्मा झिल्ली के विषय में ही बता रहा हूँ फिलहाल। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट के उदाहरण आपको मैंने बताए थे, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स को मैं इसलिए बैक्टीरिया लिख सकता हूँ। इनमें कोशिका झिल्ली के कुछ रूपांतरण दिखते हैं। उन रूपांतरणों के विषय में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या लिखा रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोट्स ठीक है, प्रोकैरियोट्स, या क्या लिख सकता हूँ ऑब्लिक करके जीवाणु, क्योंकि जीवाणु उसी का एग्जाम्पल है, में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण, कोशिका झिल्ली के रूपांतरण, प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। अब ये कोशिका झिल्ली के रूपांतरण क्या होते हैं, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के दो रूपांतरण दिखते हैं मेनली कितने दिखते हैं, दो रूपांतरण देखने को मिलते हैं। एक को कहते हैं मीजोजोम, एक तो हो गया मीजोजोम, और दूसरा जो हो गया इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण का मतलब है कोशिका झिल्ली के आकार में परिवर्तन से जो चीजें बनेंगी, रूपांतरण मतलब रूप में अंतर आने से जो चीजें बनेंगी, वो प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं दिखते हैं, बल्कि किसमें दिखते हैं, प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण से कुछ चीजें बनती हैं, जिनमें दो मेन है, मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। अब ये मीसोसोम और क्रोमेटोफोर क्या है, जैसे हमें पता है, हम ये जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें कई सारे कोशिकांग मिलते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सारे मैंने बताए थे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग है, किसमें मिलेंगे, यूकैरियोटिक में, और किसमें अनुपस्थित होंगे, प्रोकैरियोटिक में। अब उन झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अपना काम भी होता है, जैसे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, और हम एक चीज पढ़ते हैं श्वसन, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तो श्वसन जो काम होगा यूकैरियोट्स में, ये श्वसन किस कोशिकांग का काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि एक झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये किस में नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया की जगह जो होगी कोई और संरचना कर रही होगी, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और वो संरचना जो है वो कौन सी है, मीसोसोम में। मीसोसोम होती क्या है, तो इस बात को आपको देखना है, मीसोसोम क्या होती है। जैसे कि इस प्रकार से जो हो गई, ये बैक्टीरिया की मैंने बनाई कि जीवाणु की जो हो गई ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब जीवाणु की कोशिका झिल्ली में जो एक नंबर ये जो आया रूपांतरण, ये रूपांतरण हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये किस में आ रहे हैं, कोशिका झिल्ली में रूप में अंतर आ रहा है। तो ये रूपांतरण जो है इसी को कहलाएंगे, ये कहलाएगा मीजोजोम। ये रूपांतरण जीवाणु कोशिका का मैंने बताया, क्योंकि जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, तो उनमें इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के रूप में अंतर से ये रूपांतरण जो दिख रहा है, ये क्या हो गया, मीसोजोम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मीसोजोम हो गया। और मीसोजोम जो हो गया वो कैसे यूज हो रहा है, जैसे यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो रहा है। तो मीसोजोम के बारे में पहला पॉइंट तो मैं ये बता सकता हूं कि मीसोजोम जो है कि एक तो ये प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण, प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है, उसी से तो बना, ये रूप में अंतर आने से बना। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का क्या है, ये रूपांतरण है। अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं कि मीसोजोम के कार्य क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का काम श्वसन है, वैसे मीसोजोम का काम भी श्वसन है। लेकिन आपको याद रखना है कि श्वसन इसका प्राइमरी वर्क नहीं है, प्राथमिक कार्य इसका श्वसन नहीं है। इसके दो प्राथमिक कार्य हैं, श्वसन इसका सहायक कार्य है। श्वसन भी के काम में मीसोजोम आता है, ये सही है, लेकिन जो है श्वसन इसका सेकेंडरी वर्क है। प्राइमरी वर्क इसके दो हैं। क्या क्या है, पहला जो है, पहला इसका प्रमुख कार्य जो है वो है
जीवाणु कोशिका में डीएनए, तो इसका पहला काम जो होगा वो होगा जीवाणु कोशिका में डीएनए प्रतिकृतिकरण, और सेकंड काम जो होगा वो होगा कोशिका विभाजन में सहायता। अब इसको आप समझिए, जीवाणु कोशिका में डीएनए प्रतिकरण का मतलब क्या है। डीएनए प्रतिकरण क्या होता है कि जैसे जीवाणु के कोशिका में कोशिका विभाजन हो रहा है, और कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है, और एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका बन रही है तो एक डीएनए इसके लिए, एक डीएनए उसके लिए भी चाहिए, तो डीएनए अपनी क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, उसी को क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकरण। तो जीवाणु कोशिका में जब कोशिका विभाजन होगा उससे पहले डीएनए प्रतिकरण होगा, उसमें सहायता करेगा मीसोसोम, और कोशिका विभाजन में भी सहायता करेगा जीवाणु कोशिका में कौन, मीसोसोम। ठीक हो गया। और सेकेंडरी वर्क में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो इसके प्रमुख कार्य हो गए, ये क्या है, मीसोसोम के प्रमुख कार्य हैं या प्राथमिक कार्य हैं। और सहायक कार्य जो है, सहायक कार्य, उसमें हम लिख सकते हैं श्वसन में सहायक, मीसोसोम श्वसन में सहायक। अब देखिए, जब ये श्वसन में सहायक है और यूकैरियोटिक में श्वसन का काम कर रहा है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम ये वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्तीय हो गया। ये समवृत्तीय किसे कहते हैं, जो एक ही वर्क के लिए यूज होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ श्वसन के लिए, श्वसन का काम कर रहा है, और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में मीसोसोम भी श्वसन का काम कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है लैंग्वेज में कि इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का समवृत्तीय अंग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा जो समवृत्तीय अंग है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे मीसोसोम, क्योंकि जैसे यूकैरियोटिक में रोल है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, वैसा ही रोल जो है वो किसका है, यहाँ पे वो आ रहा है किसका, मीसोसोम का। और मीसोसोम है क्या, ये प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है प्रोकैरियोट्स में, जीवाणु कोशिका में डीएनए प्रतिकरण का काम करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, और सहायक कार्य श्वसन में ये सहायक है, माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्तीय हम इसे बोल सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा मैंने लिखा है कि एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा है क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये भी प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर भी क्या होगा, जैसे मैं इसको मीसोसोम कह रहा है, इसको क्रोमेटोफोर कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्लियर है कि क्रोमेटोफोर जो है ये भी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। इसको इतना मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्रोमेटोफोर में ये तो क्लियर है कि ये भी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है कौन, क्रोमेटोफोर। अब क्रोमेटोफोर का काम क्या होगा, देखो क्रोमेटोफोर, जैसे हमें पता है कि पादप जो होते हैं सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से, फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बात भी है कि प्रकाश संश्लेषण अकेले पादप नहीं करते, इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिनको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण न केवल पादप बल्कि कुछ बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिन्हें की प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होंगे और जो पादप होंगे, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कोशिकांग युक्त होता है वो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि ऐसे वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता देते हैं। अब प्लास्टिड जो हो गया, प्लास्टिड वगैरह जो हो गए वो झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गए, और झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होंगे वो किस में अनुपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोट्स में। जबकि मैं बता रहा हूं कि कुछ जीवाणु जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी भी हैं, यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट की जगह कोई और संरचना होती होगी। तो जो प्लाज्मा झिल्ली में ये माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में एक ऐसा प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण जिसमें कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर कहेंगे। पादपों वगैरह में तो क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में वो वर्णक मिल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है।
लेकिन क्योंकि इसमें प्लास्टिड वगैरह उपस्थित नहीं है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं है, तो इसलिए प्रोकैरियोट्स या प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में जिस संरचना में प्रकाश संश्लेषी जो है वर्णक पाए जाएंगे उसी को क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इस पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, इस पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। और कहाँ होता, किन में होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो उनमें ये होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जो मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट जीवाणु में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण से दो संरचनाएं मिलती हैं, एक तो मिलती है मीजोसोम और दूसरी मिलती है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो है वो ऐसी संरचना है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर और मीसोसोम क्लियर हो गया आपका, और ये पूरा क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोट जीवाणु में कोशिका झिल्ली का रूपांतरण कितना होता है। ठीक है, ये जानकारी तो हो गई सारी किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब मैं नेक्स्ट जो बता रहा हूँ सेल वॉल के बारे में बता रहा हूँ। अभी तक मैं कोशिका झिल्ली के विषय में बता रहा था, अब कोशिका भित्ति के विषय में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो आप बनाओगे वो बनाओगे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है जैसे हम देखते हैं कोशिका भित्ति, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सिंपल सा, ये किस में उपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति जो है ये किस में उपस्थित होगी और किस में ये अब्सेंट होगी। यहीं से क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, किस किस में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति और किस किस में अनुपस्थित होती है। अब किस किस का मतलब क्या है, मैंने आपको दो चीजें बताई, एक प्रोकैरियोट्स एक यूकैरियोट्स। आधे एग्जाम्पल मैंने प्रोकैरियोट्स में बताए, कुछ एग्जाम्पल मैंने यूकैरियोट्स में बताया, उन सबको मिला के बात कर रहा हूं मैं सेल वॉल की, किस किस में मिलेंगे किस किस में नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि किस किस में उपस्थित होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो किस किस में होता है, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, आर्की जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया इनमें उपस्थित होती है। सामान्य जीवाणु, सामान्य जीवाणु इसमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा नील हरित शैवाल में होती है, नील हरित शैवाल इसमें उपस्थित होती है। इसके अलावा सभी या पादपों में, ऐसे लिख दो पादपों में, और पादप के अलावा कवक, पहले कवक लिख देते हैं फिर पादप, क्योंकि मेन जो है वो पादप ही है, कवक और पादपों में। इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसमें, आर्की बैक्टीरिया में, सामान्य जीवाणु में, नील हरित शैवाल में, कवक में, पादपों में। इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो अब्सेंट वाले से बनते हैं। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। किस किस में नहीं होते हैं, तो पहला जो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ कहते हैं जिसे। क्या होता है पीपीएलओ ये मैं बताऊंगा आगे, हम जैव वर्गीकरण पढ़ेंगे, इन सब के विषय में क्या करेंगे हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे। दूसरा यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना जो है इसमें भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स इसमें भी अनुपस्थित होती है। स्लाइम मोल्ड्स जो होंगे हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, आगे जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, और सभी जंतुओं में,
क्या होती है, अनुपस्थित। जैसे जंतुओं में ह्यूमंस भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम पे कोई कोशिका भित्ति नहीं होती हमारी सेल में, ठीक हो गया। तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, यूग्लिना में नहीं होती है, स्लाइम मोड्स में नहीं होती है, प्रोटोजोआ में नहीं होती है, सभी जंतुओं में नहीं होती है। किस में होती है, आर्की बैक्टीरिया में, सामान्य जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में, कवक और पादपों में। अब हम एक एक करके जिनमें मिलती है उसमें किसकी बनी होती है उनके विषय में बात करेंगे, यानी सेल वॉल जिनमें मिल रही है इन सब में, उनमें किस किस चीज़ की ये बनी हुई होती है उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। अब जिनमें नहीं होती इनके नाम इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये टिक करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे हमें कि इनमें जो होती है वो सेल वॉल अनुपस्थित होती होगी। अब इनकी बात करते थे हम, जिनमें उपस्थित हैं इनके विषय में हम बात करते हैं। और इनमें भी सबसे पहला जो आएगा वो बात कर लेते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, और जो जनरल बैक्टीरिया होता है इसकी बात पहले कर लेते हैं हम कोशिका भित्ति में, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आर्की बैक्टीरिया में या आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति, आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है किसमें किसकी बनी है, ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में अगर मैं बताऊँ तो आर्की बैक्टीरिया जो है इसमें किसकी बनी होगी ये, तो इसमें जो है किस चीज़ की बनी होती है, एक तो इसमें होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। आर्की बैक्टीरिया की आपको ध्यान रखनी है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होगी प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होगी, सैकेराइड्स। किसकी, आर्की बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी होगी, ग्लूकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की। ग्लूकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होगी किसमें, आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, ग्लूकोप्रोटीन आपको पता है, पॉलीसैकेराइड भी पता है, इसलिए मैंने बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पहले कराया है, क्योंकि आप देखोगे हर चैप्टर में इसका रोल है बायोमोलिक्यूल का। अगर इसे बाद में पढ़ो तो उतना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है कि आधी बायोलॉजी तो के नाम तो आपने पहले पढ़ लिया, आपने सेल से शुरू किया तो ये शब्द आते रहे ग्लाइकोप्रोटीन ये, और इनके बारे में आपने समझा ही नहीं पहले, और लास्ट में आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। आप बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये टर्म जहाँ जहाँ पे आएंगे आपको समझ में आते रहेंगे कि पॉलीसैकेराइड, चलो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि शर्करा और प्रोटीन से जो ग्लाइकोप्रोटीन वो कहलाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब दूसरी बात हम करते हैं जीवाणु के बारे में, यानी सामान्य जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, कि जीवाणु में डायरेक्टली पूछेगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो कॉमन चीज़ है, इसमें कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती, तो आप बोलोगे होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है इसके विषय में आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। एक बायोमोलिक्यूल मैंने बताया था, कौन सा, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके मैंने और भी नाम बताए थे पेप्टिडोग्लाइकेन के, एक मैंने बताया था इसे म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। और साथ में एक नाम और भी बताया होगा, इसे म्यूरिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूरिन भी हो सकता है। तो कभी ये हो सकता है कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह क्या लिखते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। तो ये तीनों एक ही होते हैं। इस बायोमोलिक्यूल को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है। पेप्टिडो का मतलब मैंने बताया था कि ये तो है अमीनो एसिड, और ग्लाइकन का मतलब है शर्करा, और शर्करा मैंने बताई थी कि पेप्टिडोग्लाइकन में एक विशेष शर्करा होती हैं, दो शर्कराओं के नाम मैंने क्या बताए थे, एक बताई थी NAG नाइट्रोजन युक्त शर्कराएं बताई थी, और एक NAM और NAG शर्करा मैंने बताई थी पेप्टिडोग्लाइकन में, ठीक है। पहले पढ़ा चुका मैं इसलिए बायोमोलिक्यूल वाला, उसमें मैंने बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, अमीनो एसिड, और जिसमें विशेष शर्करा जुड़ी होती है उसे पेप्टिडोग्लाइकन हम कहते हैं। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन के। इसके अन्य नाम जो है म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अभी इसी से जुड़ी हुई मैं एक और एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन सीधे से याद रखना है आपको। बहुत सारे एग्जाम जो हैं इसमें ये क्वेश्चन आ चुका, अगर अब आता है तो आपको गलत नहीं करना। काइटिन, सेलुलोज, इस तरफ तो जाना ही नहीं है। जीवाणु में एक अलग सा नाम, अलग सी संरचना में पढ़ा चुका हूँ, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड, इसको सीधे से आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो इसको नोट्स में अच्छे ढंग से आपको लिखना है, डायरेक्टली 1 नंबर देगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको वहाँ बैक्टीरिया की कोशिका के बारे में। वरना क्या होता है कि अगर हल्का सा पढ़ा हुआ है तो काइटिन,
सेलुलोज, इनकी तरफ भी थोड़ा थोड़ा क्या है दिमाग चला जाता है, फिर आदमी कंफ्यूज उसमें हो जाता है कि कौन सा टिक करूं। टाइम भी बचेगा आपका, डायरेक्टली याद रखना है, नंबर भी कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो तीनों नाम भी याद रखने हैं, तीनों नाम फिर आपको कोई सा भी दे ऑप्शन में, ज़्यादातर जो होता है ये पूछेगा या ये वाला पूछता है। म्यूरिन नाम से कम आता है, ऑब्जेक्टिव बुकों में भी आप देखोगे कम होगा म्यूरिन नाम से, इन्हीं दोनों नाम से ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ इसी में, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति में अभी हैं हम, और यहीं पे मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ जीवाणु के विषय में, बैक्टीरिया के विषय में। एक आता है, नोट बना के लिख सकते हो आप इसे, इसी में जीवाणु की कोशिका भित्ति के आगे सेल एनवलप, ठीक है। ये शब्द आपने सुना होगा सेल एनवलप, हिंदी में इसे बोलेंगे कोशिका आवरण, सेल एनवलप या कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। देखो अब सेल एनवलप जो है वो क्या होता है, ये कैसी संरचना होती है। सेल वॉल हम अलग पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, अब सेल एनवलप क्या चीज़ हो गई, ठीक है। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर लिखेंगे इसे सेल एनवलप को। ये बैक्टीरिया के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस टाइप की संरचना मैंने बनाई, इसको अंदर को बना देता हूँ मैं इस टाइप से, ठीक है। इसे भी अंदर को बना देता हूँ इस टाइप से, ये संरचना बन गई। ये भी अंदर की ओर को बना देता हूँ जैसा एग्जैक्टली रहता है चित्र में, इस टाइप से। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये किसकी बता रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया की कोशिका के विषय में बता रहा हूँ। बैक्टीरिया में क्या होता है कि इस प्रकार की 3 लेयर होती हैं। इसमें देखिए इनके नाम कौन कौन सी हैं, जो ये आपको दिख रही है, मैंने ABC नाम दे देता हूँ। ये वाला मैंने A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, और जो सबसे अंदर दिख रहा है ये C, ठीक है। अब C से देखिए, जो C मैंने बनाई है ये तो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। जीवाणु की कोशिका की बात चल रही है, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। B नंबर पे जो बनी है ये कोशिका भित्ति है, जो हमने जीवाणु में पढ़ ली किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, ये कोशिका भित्ति है B वाला। और A वाली संरचना जो है इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। कोशिका भित्ति समझ में आ गया है, कोशिका जो है झिल्ली भी हमें पता है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा नई बात आ गई, ठीक है। अब सेल एनवलप क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। इसमें जो ये 3 चीज़ें आई, A, B और C। A में ये जीवाणु की कोशिका में A का मतलब था ग्लाइकोकैलिक्स, B का मतलब था सेल वॉल, और ये था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। A प्लस B प्लस C, इन तीनों को मिला के ही नाम दिया जाता है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं एक साथ, इनको सम्मिलित रूप से कहूं तो इसी को सेल एनवलप कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से। सेल एनवलप क्या है, जीवाणु की कोशिका में 3 चीजों का सम्मिलित रूप सेल एनवलप या सेल आवरण कहलाता है। किस किस का, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। सेल जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सबसे बाहरी हो गया, जीवाणु की कोशिका में क्या हो गया, सबसे बाहरी हो गया। सेल वॉल क्या हो गया, मध्य वाला हो गया, और सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, भीतरी हो गया, सबसे अंदर वाला हो गया। देख पा रहे हो आप, सबसे बाहर जो है ग्लाइकोकैलिक्स है, बीच में कोशिका भित्ति है, सबसे अंदर जो है कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये बात भी निकल। और सेल एनवलप क्या है, इन तीनों का क्या है, यानी मैं सेल एनवलप के बारे में क्या बोल सकता हूँ। अगर आपको सेल एनवलप के अंदर लिखना हो तो पहली बात तो मैं इसमें लिखूंगा कि ये त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है। जैसे अगर वो पूछे कि सेल एनवलप जो है कितने स्तरीय संरचना होती है, तो हम बोलेंगे त्रिस्तरीय होती है, इसके 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, मध्य स्तर सेल वॉल है, और भीतरी स्तर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है।
ठीक है, ये बात तो इतनी तो क्लियर हो गई। सेल वॉल हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि किसकी बनी होगी, जीवाणु में ये पेप्टिडोग्लाइकन की। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होती है। बस हमें देखना है थोड़ा किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये केवल किस में मिल रही, बैक्टीरिया में मिल रही। तो यहाँ पे मैं अब बात जो बता रहा हूँ वो अब बता रहा हूँ केवल किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स। सेल एनवलप तो आप समझ गए। सेल एनवलप के बारे में पूछेगा तो सेल एनवलप एक त्रिस्तरीय संरचना है, जीवाणु कोशिका में मिलती है और इसमें 3 स्तर जो होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो कि सबसे बाहर वाली संरचना बाह्य परत हमें दिखती है जीवाणु कोशिका में, ये 2 टाइप की हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स के 2 रूप हो सकते हैं जीवाणु कोशिका में। एक रूप तो होता है कैप्सूल, ठीक है, एक रूप जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का वो हो सकता है कैप्सूल रूप में, ये हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो है इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। दूसरा किस रूप में हो सकती है, स्लाइम लेयर के रूप में, स्लाइम लेयर। अब देखिए कैप्सूल और स्लाइम लेयर के रूप में ग्लाइकोकैलिक्स कैसे हो सकता है। इन 2 डायग्राम में अंतर देखो। अगर जो है ग्लाइकोकैलिक्स जो है बुक में से कोशिका लिखा होता है, लेकिन ये कोशिका नहीं है, मतलब कोशिका लिखा होता है प्रयोग में बुक में, लेकिन कोशिका नहीं होगी ना। ये पूरी तो जीवाणु जो है वो एक कोश की संरचना है पूरी, ये एक क्या है, एक ही कोशिका है, तो इसे कोशिका लिखा होता है, लेकिन ये असली में क्या है, झिल्लियां हैं। तो झिल्ली नुमा संरचना को वो कोशिका लिख देता है बुक में, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि एक कोशिका के बाहर तो इतनी कोशिका नहीं होगी, जीवाणु तो एक कोश क्या संरचना होती है। तो इसमें जो हम देखेंगे ये है झिल्ली नुमा संरचनाएं। अगर जो है ग्लाइकोकैलिक्स में जो झिल्ली नुमा संरचनाएं हैं वो आपस में जो है संगठित रूप में जुड़ी हुई हैं, मर्ज हैं, जैसे ये हैं। अगर संगठित रूप में जुड़ी हुई हैं तो तब उसे कहेंगे कैप्सूल। अगर जो झिल्ली नुमा संरचना जो है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हम, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं बोल रहा मैं। झिल्ली नुमा संरचना अगर जो है संगठित रूप में है तब तो वो कैप्सूल कहलाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। अगर जो है ग्लाइकोकैलिक्स में झिल्ली युक्त संरचनाएं जो हैं उनके बीच में अवकाश है, ये गैपिंग दिख रही है, यानी कि वो क्या है, ढीले रूप में है, तो तब उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर क्लियर हो गया। अगर ज्यादातर क्योंकि रूप जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का वो कैप्सूल रूप होता है, इसलिए कैप्सूल रूप इंपॉर्टेंट हो गया। कैप्सूल रूप में क्या होती है, जब क्या है इसमें झिल्लीनुमा संरचनाएं जो होंगी वो आपस में संगठित रूप में हो या संगठित कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो। ठीक है, कैप्सूल में क्या होती है, झिल्लीनुमा संरचनाएं कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती हैं। अगर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो तब तो वो कैप्सूल कहलाएगा, और अगर खुले हैं, ढीले रूप में है तो स्लाइम लेयर कहलाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर पता लग गया। अब देखिए यहां से जो जानकारी बनती है वो कैप्सूल के बारे में ज़्यादा बनती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ग्लाइकोकैलिक्स वो कैप्सूल फॉर्म में रहता है, और कैप्सूल फॉर्म में रहता है तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से बन जाते हैं, उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उनके विषय में हम बात करते हैं। अब मैं कैप्सूल के बारे में बता रहा हूँ आपको, कैप्सूल फॉर्म जो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है उसके विषय में। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की कौन सी कैप्सूल फॉर्म के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपने नोट कर दिया होगा। दोनों के कैप्सूल क्या है और स्लाइम फॉर्म क्या है वो आपको नोट कर देना है जो मैंने बोला। ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल पूछेगा आपसे कि बताइए, सीधी बात है कि इसमें किसका नाम आएगा, बैक्टीरिया का ही तो नाम आएगा। बैक्टीरिया के सेल में जब ये कैप्सूल फॉर्म में मिल रहा है तो वो बोलेगा कि कुछ बैक्टीरिया के नाम बताओ जिनमें क्या होता है, कैप्सूल फॉर्म में मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, कैप्सूलों के भी नाम होते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। अब ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जो है, ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल किस बैक्टीरिया में मिलता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया, जिससे क्या होता है, निमोनिया रोग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस लिख लो आप या फिर डिप्लोकोकस लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल किस में मिलेगा, स्ट्रेप्टो या डिप्लोकोकस लिख सकते हो आप,
कोकस निमोनिया। निमोनिया में बस पी जो होगा वो साइलेंट होगा, ठीक है, निमोनिया, न्यूमोनिया, जिससे निमोनिया रोग होता है। एक तो ये हो गया। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, कैप्सूल का उदाहरण किस वाले बैक्टीरिया में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिससे निमोनिया रोग होता है, या डिप्लोकोकस निमोनिया भी इससे लिख सकते हैं हम। दूसरा जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। दूसरा कैप्सूल का एग्जांपल क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल, पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। अब पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल जो है किस बैक्टीरिया में मिलता है, तो एक होता है बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रेक्स रोग आपने देखा होगा पशुओं में होता है, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, पशुओं में होता है, और उसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वो होता है कौन सा, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये इसमें किस प्रकार का कैप्सूल मिलता है, पॉलीपेप्टाइड टाइप का कैप्सूल मिलता है, ठीक है। कैप्सूल जो है इसके दो उदाहरण, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल और पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में मिलता है, पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल बैसिलस एंथ्रेसिस में मिलता है। इससे जो है निमोनिया रोग, इससे जो है कौन सा रोग, एंथ्रोसिस, किसमें, पशुओं में होने वाला रोग है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, कैप्सूल के काम क्या होते हैं। अगर जिसमें जैसे जीवाणु की, किसी जीवाणु की संरचना में यहाँ पे कैप्सूल वाली संरचना मिल रही है, तो कैप्सूल के क्या काम होंगे। पहला काम जो होगा कैप्सूल का, हम देख रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो चाहे बैसिलस एंथ्रेसिस हो, दोनों रोग उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो जीवाणु में जो रोगजनक क्षमता है वो रोगजनक क्षमता प्रदान करता है कौन, कैप्सूल। जीवाणुओं में रोगजनक क्षमता प्रदान करना, पहला काम क्या हो गया, जीवाणु में रोगजनक क्षमता प्रदान करना। जीवाणु में रोगजनक क्षमता प्रदान करना, ये काम हो गया कैप्सूल्स का। दूसरा जो हम लिख सकते हैं कि ये कैप्सूल क्या करता है, जल के साथ संयोजन करता है, जल के साथ संयोजन। अब जब जल के साथ संयोजन ये कैप्सूल करेगा तो जीवाणु को सूखने से बचा लेगा ये, क्योंकि ये जल के साथ संयोजन करेगा तो जीवाणु की कोशिका को सूखने से बचा लेगा कौन, कैप्सूल। तो ये दो काम हो गए इसके, जीवाणु में रोगजनक क्षमता देना जैसे इन दोनों में दे रहा है, और जल के साथ संयोजन करना जिससे कि जीवाणु को सूखने से ये बचा सकता है। तो इतनी जानकारी अभी तक हमने पढ़ ली है, सेल वॉल पे हम अभी पहुंचे हैं। पूरे कोशिकांग हमने पढ़ने हैं, कोशिका विभाजन को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कोई भी साइंस का पेपर हो, सेल वाले चैप्टर से आप, जैसे मैंने बताया बायोमोलिक्यूल से 2-3 नंबर पिछले पेपरों में आए हैं, और वैसे ही सेल वाला भी 2-3 नंबर का पिछले पेपरों में आया है, और इस बार भी 2-3 नंबर का आएगा। वैसे ही हमें जेनेटिक्स पढ़ लेना है, रिप्रोडक्शन पढ़ लेना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेना है। सारी यूनिटों में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन और जो जाएंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं फिर, क्योंकि आप 1-2 यूनिट पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन में वैरायटी आ जाती है, इसलिए पेपर कठिन हो जाता है। क्योंकि कुछ बायोटेक्नोलॉजी के, कुछ इकोलॉजी के, तो वैरायटी से क्या होगा कि अगर सरल भी देता हो, अगर आपने पूरी यूनिट कवर नहीं करी हुई, तो पेपर अगर सरल भी होता है तो आपको कठिन ही लगेगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, वैरायटी, यानी कि आपको कोशिका बहुत ढंग से आती है लेकिन 2 ही नंबर का है, अगला जो है वो क्या है, 2 नंबर का हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उसमें नहीं बोल सकते कि पिछले पेपर के अनुमान में नहीं बोल सकते कि ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी यूनिटें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जब तक उनसे क्वेश्चन ना आए या क्वेश्चन आ जाए किसी यूनिट से, तो वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इतनी जानकारी आपको देखनी है, इससे ठीक आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।